हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक के बाद एक सारे आंसर्स यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करके। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। फ्लोट मतलब तैरना, वाटर तो आपको पता ही है, क्रॉप मतलब जो फसल हम उगाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और प्रिपरेशन मतलब किसी चीज़ को बनाना। तो देखो, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो हम क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जहाँ पे सेम टाइप के हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं बहुत ही लार्ज स्केल पे, फसल जिसे कहते हैं। तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर क्रॉप। देखो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर ब्लैंक्स में लिख रखा है। अब इसके बाद देखो, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फसल उगाने से पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो आंसर आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक एक आंसर एक्सप्लेन करते करते लिखवा दूंगी। फिर देखो, डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो हमने हमारी वीडियो में देखा था कि पहले के समय में लोग क्या करते थे, सीड अच्छा है या बुरा चेक करने के लिए उन सबको पानी में डाल देते थे एक बड़े से बर्तन के अंदर। उसके बाद जो सीड्स ऊपर फ्लोट करते थे यानी तैरते थे, वो खराब होते थे और उन्हें फेंक दिया जाता था। फिर देखो, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो सनलाइट के साथ साथ हवा और पानी भी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखो, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैच ए विद बी है यहाँ पर। तो देखो, खारिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, इन सबको यहाँ हमें कॉलम बी में से मैच करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। खरीफ क्रॉप यानी जो बारिश में खड़े रहते हैं यानी रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, तो वो है पैडी, मेज। रबी क्रॉप जो होते हैं वो है हमारे वीट, ग्राम, पी। मेरे लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि वीट यानी गेहूँ, चना, ग्राम, पी, मटर सब ये सब ठंडी के सीज़न में आते हैं, तो ये सब रबी क्रॉप होते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ करते हैं खेतों में खाद के तौर पे, तो वो है यूरिया, सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्यूअर यानी ऑर्गेनिक खाद हमेशा कौन सी होती है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो जानवरों का जो गोबर होता है, यूरिन होता है, प्लांट्स के वेस्ट, उन्हें हम ऑर्गेनिक मैन्यूअर यानी नेचुरल खाद के रूप में जानते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खारिफ क्रॉप और एंड राबी क्रॉप के आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो ऊपर वाले अभी मैच ए विद बी में हमने देख लिया था। खारिफ क्रॉप में हम पैडी लिख सकते हैं, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा राबी क्रॉप में वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। अब देखो, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई, इनमें से आपको ये जो दे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वीडिंग, सोइंग, थ्रेशिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं फसल उगाने के लिए, तो उसके बारे में लिखना है। सोइंग मतलब बीज बोना, वीडिंग मतलब अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ के फेंकना या उनके ऊपर वीडीसाइड्स डाल देना, और थ्रेशिंग मतलब हमारी जो भी फसल उग रही है उसको साफ करना। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप क्या लिख सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो बच्चों, किसी भी जगह हम अगर कोई भी फसल उगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहाँ की मिट्टी को लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं, ताकि उसके अंदर अच्छे से हवा जा सके, पानी जा सके बीज को बोने के लिए। तो उसके लिए हम टिलिंग करते हैं। टिलिंग मतलब खोदना। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। अब क्या होता है, जब हम सॉइल को खोद देते हैं तो उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स होते हैं या अर्थवॉर्म्स होते हैं वो ढंग से ऑक्सीजन ले पाते हैं और अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
तो ये माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म क्या है, विच आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर एंड एड ह्यूमस टू इट। ह्यूमस मतलब और भी अच्छे से वो ऑर्गेनिक मैन्योर के टाइप पे वो अपना जो भी शिट वगैरह ऐड करते हैं जिससे अच्छे से फसल उगती है। Also turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use this nutrient। तो इससे क्या होता है, सॉइल को जब हम खोदते हैं तो बार बार सॉइल क्या होती है, नीचे से ऊपर आती है, मतलब रोटेट होती रहती है, जिससे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाती है और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो फिर क्रॉप्स कैसे उगेंगे, तो सोइंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। तो बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं, उनकी क्वालिटी को सिलेक्ट करते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाले बीज हम लेकर आते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। सीड्स कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली। तो हम बीज को सीड ड्रिल की मदद से या फिर मैनुअली अपने हाथों से दूर दूर बिखरा कर स्कैटर करके भी बो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वीडिंग। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन अलॉन्ग विथ क्रॉप्स एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा, हम कोई भी चीज़ उगाते हैं तो उसके साथ घास फूस या अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं। अब क्या होता है, ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ये खाद में भी अपना हिस्सा मांगते हैं, सनलाइट भी मांगते हैं, पानी भी ले लेते हैं। तो मेन क्रॉप को ये बेसिकली क्या कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, जिससे हमारी मेन क्रॉप को दिक्कत आ सकती है, वो अच्छे से उगेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी अनवांटेड क्रॉप्स को हटाना पड़ता है और इसे हम वीडिंग कहते हैं। Weeds can be removed either manually by using tools like khurpi or by using weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हाथ से प्लग करके या खुरपी की मदद से मतलब उखाड़ सकते हैं, या वीडीसाइड C2,4-D जो है बच्चों केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसको जब हम स्प्रे कर देंगे तो ये अपने आप मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, सूख जाएंगे। जैसे घर में अगर 5-6 बच्चे हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, बंटवारा होने लगता है, लड़ाई झगड़े होते हैं एक ही चीज़ के लिए। अगर एक ही बच्चा रहेगा तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से मेन क्रॉप के साथ में कोई कंपटीशन नहीं होगा अगर हम वीड्स को हटा देंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों थ्रेशिंग। The process of separation of the grains from the chaff is called threshing। तो chaff का मतलब होता है छिलका, जो दाने अनाज के जिनको हम अलग करते हैं छिलकों में से, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। जैसे गेहूं का दाना हो गया, मकई का दाना हो गया, ज्वार का दाना हो गया, तो ये सब हम थ्रेशर की मदद से हम इनको अलग कर सकते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो ये कंबाइन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें एक साथ। तो कंबाइन नाम की मशीन क्या करेगी, हार्वेस्ट भी कर देगी, फसल को काट भी देगी। हार्वेस्ट मतलब फसल को काट देना, और थ्रेशिंग मतलब फसल को छिलके में से जो दाने हैं उनको अलग कर देना। तो विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो बड़े ही काम की मशीन है फार्मर्स के लिए। अब देखो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 9th स्टैंडर्ड में भी आता है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में भी 3 to 4 मार्क्स का ये आ सकता है। तो बच्चों फर्टिलाइज़र और मैन्योर की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, फर्टिलाइज़र्स आप ये समझ लीजिए ये केमिकल से बने होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बने होते हैं। मैन्योर नेचुरली बने होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। और फर्टिलाइज़र हार्मफुल भी होते हैं, मैन्योर हार्मफुल नहीं होते, लेकिन ये अपना काम बड़ा ही धीरे धीरे करते हैं। तो देखो, अ फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो हम बनाते हैं इनऑर्गेनिक यानी जो कुदरती नहीं होता। मैन्योर कैसा होता है, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो ये मैन्योर जो होता है ये कुदरती होता है, नेचुरल होता है। गाय भैंस के गोबर से, उनके यूरिन से हम जो सब्जी के छिलके यानी वेस्ट पिल, वेजिटेबल पील्स जो होते हैं छिलके, फिर प्लांट का रेसिड्यू बचा कुचा जो भी होता है हमारे खेतों में, उससे ये मैन्योर बनता है।
अ फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र हमेशा फैक्ट्रीज में से बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और इसको तो हम आराम से फील्ड में भी बना सकते हैं। अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करता, ह्यूमस यानी अच्छी फर्टिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और मैन्योर एक तरीके से आप ये समझिए कि अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, कठोर खा रहे हैं, मूंग खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, तो अच्छे से मिल जाएगा। वहीं आप अगर गोलियां लेंगे तो क्या होगा, गोलियों से आपका प्रोटीन का लेवल तो बढ़ जाएगा लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। तो बिल्कुल उसी तरह से फिर देखो, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और यहाँ पे देखिए मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट मात्रा में डाली हुई होती हैं, जैसे दवाइयाँ। और मैन्योर में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होते हैं और उनको बहुत ही टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर देखो, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों पानी की सप्लाई खेतों में, और दो मेथड्स की हम बात करेंगे जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं, और कंजर्व का मतलब होता है पानी को बचाना। तो देखो, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो हम जो पानी की सप्लाई करते हैं क्रॉप्स पे डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। दो मेथड होते हैं जिससे हम पानी भी बचा सकते हैं, तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है, दैट इज़ एक है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर यानी पानी जो है फुहारे के तौर पे गार्डन में या फिर खेतों में जाता है। आप अक्सर गार्डन में खेलने जाते होंगे तो देखा होगा आपने, फाउंटेन्स चलते रहते हैं चारों तरफ, घूमते हुए फाउंटेन्स, जिससे आराम से गार्डन में या खेतों में पानी पहुंच सके। और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। तो बच्चों अक्सर हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जाती है, उसे कहा जाता है ड्रिप। तो ड्रिप का मतलब होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो देखो समझते हैं इसको डिटेल में। अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स, परपेंडिकुलर मतलब सीधी खड़ी हुई जो पाइप्स होती हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल, तो रोटेटिंग यानी वो कंटिन्यूसली ऐसे घूमता रहता है, फाउंटेन जो है वो, आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो क्या होता है, ये जो पाइप है ये सीधा खड़ा रहता है और इस पे से इसका जो नोजल यानी मुंह होता है वो घूमता रहता है, उसमें से कंटिन्यूसली पानी फुहारे की तरह निकलता रहता है, मानो जैसे कि रेन हो रही हो। अब इससे क्या होता है बच्चों, पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता, और जो फसल है वो भी बड़ी खुश हो जाती है, उसको ऐसा लगता है जैसे कि बारिश में वो नहा रही हो। अब देखो ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। अब बिल्कुल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके घर में अगर आंगन में कोई प्लांट है, आप उस पर ज़रूरत से ज़्यादा 4-5 जो ग्लास पानी डाल दो तो सारा दिन पानी उसमें पड़ा रहेगा और फिर इवोपोरेट होके वेस्ट हो जाएगा। अगर आप ज़रूरत से कम डालो तो वो प्लांट सूख जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप क्या करो, एक छोटा सा वहाँ पे पाइप लगा दो, उसमें छोटा सा छेद कर दो, और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर अगर पानी गिरता रहेगा तो क्या होगा, आराम से वो प्लांट हरा भरा रहेगा, न ज़्यादा पानी न कम पानी, एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन में। तो बिल्कुल उसी तरीका का ये यूज़ किया गया है। रूट्स के पास में पाइप में एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है, तो वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बून। बून का मतलब होता है आशीर्वाद। ये जो टेक्निक है ये एक आशीर्वाद है इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है या ना के बराबर है, जैसे कि राजस्थान या फिर गुजरात का कच्छ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ वीट इज सोन इन द खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो ये जो गेहूं है इसको अगर हम बारिश के सीज़न में उगा देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई, अगर गेहूं को बारिश के सीज़न में उगा दिया तो गेहूं फूल जाएगा, गेहूं बिगड़ जाएगा, है ना। जैसे कि गेहूं का आटा होता है और आटा गीला हो गया, गेहूं गीला हो गया तो फिर वो खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो देखो, वीट इज़ अ राबी क्रॉप, हैंस इट रिक्वायर्स cold climate condition to be grown properly. If it is sown in kharif season it will not grow
grow or may get destroyed due to excessive rains in the kharif season. तो ज़्यादा पानी के कारण ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. किसान का तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड. तो अब आपको एक्सप्लेन करने को कहा गया है कि अगर हम लोग बार बार एक ही लैंड पे खेती करते रहेंगे तो उस मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे. तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा. देखो, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. मिट्टी यानी सॉइल वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को सप्लाई करता है रूट्स में से. दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. Continuous growing of crops in the same field makes the soil poorer in certain nutrients. अब बार बार continuous growing हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़मीन में से कुछ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, और इसके कारण सॉइल की उपजाऊता जिससे हमारी फसल उगती कम हो जाएगी. एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स फार्मर नीड टू ऐड मैन्यूअर्स टू द सॉइल. अब क्या होता है, जब ये उपजाऊता ख़त्म हो जाएगी तो फिर मिट्टी की ज़मीन किसी काम की नहीं रहेगी. तो इसीलिए फार्मर्स को फिर उसके अंदर मैन्यूअर यानी कि खाद ऐड करनी पड़ती है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 9. What are weeds? How can we control them? तो अभी मैंने आपको बताया था वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो अपने आप उगाते हैं, और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे. द अनडिज़ायरेबल, जिनकी हमें कोई चाहत नहीं है, प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स. There are many ways to remove weeds and control their growth. तो हमारे पास में कुछ तरकीब है जिससे हम इसको रोक सकते हैं ग्रो होने से. देखो, weeds can be removed by uprooting और cutting them close to the ground. तो uprooting मतलब इसको खींच के उखाड़ सकते हैं प्लगिंग करके, या बिल्कुल ज़मीन के पास से इसको काट के. From time to time this is done with the help of खुरपी. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. तो बच्चों ये जो आप वर्ड यहाँ पे देख रहे हो weedicides, तो मैं आपको बता दूँ साइड्स का मतलब क्या होता है. आपने सुना होगा सुसाइड मतलब जान ले लेना. खुद सुसाइड का मतलब होता है खुद की जान ले लेना. इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स की जान ले लेना. उसी तरह वीडीसाइड है यहाँ पर जिससे हम वीड्स की जान ले लेंगे. तो 2,4-D ये एक केमिकल होता है. जब आप 11th-12th में आएंगे तब आपको इनका पूरा नाम सब समझ में आएगा. These are sprayed in the fields to kill weeds. तो इन सबको हम फील्ड्स में डाल देते, फील्ड्स यानी खेतों में, ताकि वीड्स मर जाएं. अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, इसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो देखो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर है हमारा 5, 6, 4, 7, 2, 3, 1. यानी पहले क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, फिर बाद में प्लॉइंग यानी खुदाई हो जाएगी फील्ड की, फिर उसमें हम क्या डालेंगे, सोइंग करेंगे, बीज को बोएंगे. फिर देखो 7 मतलब मैन्यूरिंग, वहाँ पे खाद डालेंगे. ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इरिगेशन करेंगे, पानी डालेंगे, फिर फसल को काटेंगे, और फिर लास्ट में जो भी गन्ना यानी शुगर केन उगेगा उसको फैक्ट्री तक पहुंचा देंगे. अब देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. तो यहाँ पे आपको वर्ड पजल करना है. वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ. तो देखो, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, क्या करते हैं हम, इरिगेशन करते हैं. तो 1 नंबर में यहाँ पे इस पोर्शन में आप क्या कर देंगे, इरिगेशन लिख देंगे. कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को लंबे समय तक हमें संभालना है. एस दे रखा है, एस वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा इसका प्रॉपर. फिर बाद में आ जाएगा सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. तो यहाँ पे जो ये 5th नंबर हमें दे रखा है हॉरिजॉन डाउन की तरफ, तो ये आ जाएगा क्रॉप. भाई हम क्रॉप उगाते हैं. ठीक है, बिना आंसर देखे कोशिश करो. फिर देखो, अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप. तो यहाँ पे एक मशीन है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो वो हो गया हमारा हार्वेस्टर. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हम सही हैं, बिल्कुल सही हैं. अ राबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस.
तो कौन सा पल्सेस, तो हम चने की दाल खाते हैं यानी कि ग्राम। फिर देखो, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चैफ, तो जैसे छिलके में से हम कैसे हटाएंगे भाई, तो छिलके में से हम अनाज को हटाते हैं। तो आपको मैंने बताया था वीडियो में, सूपड़ा जो होता है उससे क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से सूपड़े पे अनाज को पटकते हैं। छिलका लाइट होता है, चैफ लाइट वेट का होता है, इसलिए वो उड़ जाता है और अनाज हमारे पास आ जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विनोइंग। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर आंसर्स भी दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।